हेलो दोस्तों, पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 13 जून 2020। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। सबसे पहली न्यूज है 40वीं जीएसटी परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में परिषद को राजस्व की कमी और राज्यों को मुआवजे की विषय पर चर्चा की गई। वस्तु और सेवा कर परिषद की अगर हम बात करें, जीएसटी परिषद की बात करें, तो एक संवैधानिक निकाय है। यह महत्वपूर्ण चीज है जानने के लिए कि एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 279 ए में किया गया है। आर्टिकल 279 ए में इसका वर्णन किया गया है। यह जो बॉडी है, ये जो निकाय है, वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देता है। और इस परिषद की जो अध्यक्षता है वो जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो करते हैं। तो अभी जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण और उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 110 ए, अनुच्छेद 100 ए, अनुच्छेद 200 ए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 279 ए में इसका जो है वर्णन किया गया है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 को जारी किया गया। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत की जो रैंकिंग है 2020 वो जारी की गई। आईआईटी मद्रास ओवरऑल रैंकिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी प्रथम स्थान पर रहा और विश्वविद्यालय श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु और प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सर्वोच्च पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च श्रेणी में बना हुआ है और ये जो है एम्स दिल्ली है जिसने मेडिकल वाली कैटेगरी में टॉप किया है। कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज पहले स्थान पर है। दंत चिकित्सा संस्थानों को पहली बार भारत रैंकिंग 2020 में शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने कई मानकों जैसे कि शिक्षण, अधिगम, संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास आदि के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इसमें से किस संस्थान को ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया गया है? मिरांडा कॉलेज, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी मद्रास। अगली न्यूज देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा चलाकर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। हाल ही में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में इस कंटेनर सेवा का परीक्षण किया है। गुजरात के पालमपुर और बोटाड रेलवे स्टेशन से इसकी सफल संचालन किया गया है। पूरे विश्व में यह अपनी तरह की ये पहली उपलब्धि है। इससे ग्रीन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। इसका संचालन किस राज्य में किया गया था? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। अगली न्यूज है। सरकार ने देश में विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात व रख रखाव के लिए परामर्श दिए हैं। और विदेशी एक्सोटिक जीवित प्रजातियां पशु या पौधों की उन प्रजातियों को कहा जाता है जिन्हें अपने मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले कुछ महीने में स्वैच्छिक जानकारी देने के माध्यम से ऐसी प्रजातियों के धारकों से स्टॉक जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है। विदेशी पशुओं के डेटाबेस से पशुओं के रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन में मदद मिलेगी। साथ ही जानवरों और मनुष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध होगा। अगली न्यूज है। कोलकाता में भारतीय वाणिज्य संघ के 95वें वार्षिक सत्र को आयोजित किया गया और इस सत्र का विषय था पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट।
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वार्षिक पूर्ण सत्र प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित किया और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए आह्वान किया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो वर्तमान में देश में सबसे अधिक सक्रिय और अग्रगामी मंडलों में से एक है और इसकी जो स्थापना है 1925 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हाल ही में कौन सा सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है 95वां, 85वां, 75वां और 50वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है यानी कि 95वां सत्र कोलकाता में आयोजित हुआ। अगली न्यूज है, प्रख्यात मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को इस वर्ष का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और एक मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया गया है। रतन लाल को $2.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा। रतन लाल विज्ञान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्बन प्रबंधन और विजय केंद्र के संस्थापक निदेशक हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है और इसकी जो स्थापना है 1986 में की गई थी जनरल फूड्स कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? रतन लाल, मदन लाल, किशन लाल और विश्वास राव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है यानी कि रतन लाल। तो जो भी न्यूज में पुरस्कार वगैरह होते हैं उनसे संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें तो अभी जो CHSL और CGL के एग्जाम हुए थे तो उसमें जो भारत रत्न है, पद्म जो अवार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया है। वे लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित कर रहे हैं। वे कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को सलाह भी दे रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो यह देश में क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है और जो राजकीय पक्षी है वो एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी कि दूधराज है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है यानी कि मध्य प्रदेश। अगली न्यूज देखते हैं। 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। हर साल 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2020 बाल श्रम पर संकट के प्रभाव पर केंद्रित है और इसकी जो थीम है, इसका जो विषय है इस वर्ष वो है कोविड-19 बच्चों को बाल श्रम से बचाना अब पहले से कहीं अधिक। इस वर्ष विश्व दिवस को एक आभासी अभियान के रूप में आयोजित किया गया है और इसे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉपरेशन एंड चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ मिलकर आयोजित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस दिन को जो है 2002 में स्थापित किया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाल श्रम की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हर 10 बच्चे में से एक बच्चा बाल श्रम का जो है शिकार है और सबसे ज़्यादा जो बाल श्रम है वो अफ्रीका में होता है अगर हम रीजन वाइज बात करें। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि सेक्टर वाइज की कहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों का एम्प्लॉयमेंट होता है यानी कि चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में होता है, तो वह सबसे पहले एग्रीकल्चर में होता है पहला। इसमें कम से कम 70 से 71% जो है, इसमें 70 से 71% जो है वो एग्रीकल्चर में चाइल्ड लेबर होता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज में और अन्य जगहों पर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में जो है चाइल्ड लेबर की घटनाएं देखी गई हैं।
चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 जून, 14 जून, 12 जून और 5 जून। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि 12 जून को मनाया जाता है। अगली न्यूज है, अमेरिकी राज्य विभाग द्वारा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग, जो एक स्वतंत्र द्विदलीय आयोग है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति, धार्मिक विश्वास और विभिन्न समूहों की प्रथाओं, धार्मिक संप्रदायों व व्यक्तियों और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल किया जाता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का एक सर्वेक्षण है। निकारागुआ, नाइजीरिया और चीन, इनको नकारात्मक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। और चीन में सभी धर्मों के खिलाफ राज्य प्रायोजित दमन तेज हो रहा है। और खासकर जो उइगर्स हैं, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है चाइना में, तो यहाँ पर इसका बहुत दमन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, हो सकता है इससे जुड़ा एक प्रश्न पूछ लिया जाए, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति की बात करें तो रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की स्थिति में बदलाव पर ध्यान दिया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में धार्मिक रूप से प्रेरित भीड़ हिंसा, लिंचिंग और सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे को अनदेखी को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद के फैसले और 2018 में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली कुछ महिलाओं के प्रतिबंध आदि पर भी ध्यान दिया गया है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। नीति आयोग ने आयात पर सीमा समायोजन कर लगाने का समर्थन किया है और इस कर का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को एक समान अवसर प्रदान करना है। यह सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के व्यापार तनाव को देखते हुए लिया गया है। सीमा समायोजन कर एक ऐसा कर है बंदरगाह प्रवेश पर वसूल किए जाने वाले सीमा शुल्क के अलावा आयातित सामानों पर लगाया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो सीमा समायोजन कर है यह सीमा शुल्क के साथ साथ, यानी कि कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ लगाया जाता है। और यह जो इम्पोर्टेड जो गुड्स होते हैं, आयातित जो सामान होते हैं, उन पर लगाया जाता है। और इसका मेन जो पर्पस है लगाने का वो यही है कि जो घरेलू उद्योग हैं उनको समान अवसर प्रोवाइड करना है। यह एक राजकोषीय उपाय है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। बंदरगाह प्रवेश पर वसूल किए जाने वाले सीमा शुल्क के अलावा आयातित सामानों पर लगाया जाने वाला कर डैश है उपकर, सीमा कर, सीमा समायोजन कर, वैचारिक विवाद कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सीमा समायोजन कर। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है और यह इसका 17वां संस्करण है। यह ब्रिटिश कंपनी क्वार्टरली साइमंस क्यूएस द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित 6 आधारों पर रैंक प्रदान करता है। शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता की प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात, संकाय प्रति उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात। इस रैंकिंग में जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमआईटी, जो यूएस का है, उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और भारत के जो 3 संस्थान है वो शीर्ष 200 में शामिल है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर आईएससी बेंगलुरु जो है वो 185वें स्थान पर है और आईआईटी दिल्ली 193वें स्थान पर है। हालांकि पिछले साल से की तुलना में हम बात करें तो ये तीनों संस्थान ने अपनी रैंकिंग में गिरे हैं। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इनमें से किस मानक के आधार पर जारी की जाती है? नियोक्ता की प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात, संकाय प्रति उद्धरण और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी आधार पर जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। चलिए अगली न्यूज है हम देखते हैं। नेचर रिसर्च द्वारा संकलित नेचर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। द नेचर इंडेक्स 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के स्वतंत्र रूप से चयनित समूह के प्रकाशित शोध लेखों की जानकारी का एक डेटाबेस है। यह डेटाबेस नेचर रिसर्च द्वारा संकलित किया जाता है। बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस ने नेचर इंडेक्स 2020 एनुअल टेबल्स की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के चयनित 30 शीर्ष संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 3 संस्थान शामिल हैं। इनमें से इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस कोलकाता 7वें स्थान पर है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ
एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जो है बेंगलुरु में जो 14वें स्थान पर है, और एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता 30वें स्थान पर है। इस सूची में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 160वें स्थान पर है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 184वें स्थान पर है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नेचर रिसर्च द्वारा संकलित नेचर इंडेक्स 2020 में किस देश के संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है? चीन, भारत, अमेरिका या कनाडा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है यानी कि चीन। तो हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स है 13 जून के वो कवर किए हैं, उसके साथ उससे जुड़े जो अहम प्रश्न हैं उनको भी हमने कवर किया है। आप ये करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाकर वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो अन्य स्टडी मटेरियल है उसको भी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और ज़्यादा। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।